रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हम हैं? अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। अपवर्तन का मतलब होता है अपने मार्ग को बदल देना। अपवर्तन का मतलब होता है अपने रास्ते को चेंज कर देना। यानी आप जा रहे थे किसी और रास्ते से और थोड़ा सा बेंड होकर किसी और रास्ते से चले गए। जैसे आप रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं, चौराहा मिला, चौराहे पे बहुत भीड़ है। चौराहे पे ज्यादा जब भीड़ है तो आप क्या करेंगे? भीड़ से कुछ किनारा करेंगे तो कुछ रास्ता चेंज करेंगे अपना, यानी थोड़ा सा आप मुड़ कर चले जाएंगे। भाई आगे सामने काफी लोग हैं तो आप क्या करेंगे? लोगों को चीरते हुए तो जाएंगे नहीं, लोगों से थोड़ा सा किनारा कशिश करके आप चले जाएंगे। लाइट का भी यही काम होता है, प्रकाश का भी यही काम होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपने रास्ते को बदल देती है, अपने मार्ग को बदल देती है। बदलती क्यों है? क्योंकि उसके मार्ग में ज्यादा मॉलिक्यूलर आ जाते हैं, ज्यादा अणु आ जाते हैं, ज्यादा जनसंख्या आ जाती है, तो थोड़ा सा साइड होकर चली जाती है लाइट। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो माध्यम हैं, यह है माध्यम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। दो हमारे पास मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। और यहां पर मॉलिक्यूलर कुछ दूर दूर है, यहां पे मॉलिक्यूलर कुछ दूर दूर है, यहां पे मॉलिक्यूलर बिल्कुल पास पास थोड़ा सा है, इसके अपेक्षा इस पास पास है। तो यहां पे मॉलिक्यूलर थोड़ा पास पास है और यहां पे मॉलिक्यूलर क्या है? दूर दूर है। तो कुछ दूर दूर मॉलिक्यूलर है, यहां पे पास पास मॉलिक्यूलर है। तो आप देख रहे हैं मीडियम 1 में मॉलिक्यूलर जो है वह दूर दूर है, जबकि मीडियम 2 में मॉलिक्यूलर पास पास है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी, जब लाइट इंटर करेगी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में इंटर करेगी लाइट, तो लाइट जैसे ही दूसरे माध्यम में पहुंचेगी, ये इसका नॉर्मल होता है, ये इसका नॉर्मल होता है, ये इसका अविलंब होता है। जैसे ही दूसरे माध्यम में पहुंचेगी, दूसरे माध्यम में तमाम कण हैं, जैसे ही पहुंचेगी कि वो अविलंब से या तो ये दूर हट जाएगी या तो अविलंब की ओर झुककर निकल जाएगी, या तो अविलंब की ओर झुककर निकल जाएगी या तो अविलंब से दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि सीधे नहीं निकलेगी। सीधे इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि इसमें माध्यम के कण ज्यादा हैं, वह माध्यम के कण इसको डिस्टर्ब करेंगे, रोकेंगे। माध्यम के कण डिस्टर्ब करेंगे, रोकेंगे, और जब माध्यम के कण रोकेंगे तो थोड़ा सा साइड हटकर लाइट निकल जाएगी, थोड़ा सा बेंड होकर लाइट निकल जाएगी। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जिस रफ्तार से ये चल रही थी, यानी जो लाइट की ये वेग थी पहले माध्यम में, इसमें वो वेग रहेगी नहीं, वेग कुछ बदल जाएगा। यही सी बात है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है, यहाँ पे कण दूर दूर है तो थोड़ा वेग ज्यादा है, यहाँ पे कण पास पास है तो वेग यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि ये कण रोक रहे हैं। तो पहला पॉइंट कि इनका वेग बदल जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचेंगी तो इनका वेग बदल जाता है, इनकी चाल बदल जाती है। क्यों बदल रही है? अगर ये रीजन पूछे आपसे तो आप कहेंगे इसके अंदर जो माध्यम के कण हैं ये पास पास दूर दूर हैं, ये पास पास है। जो दूर दूर है यहाँ पे वेग ज्यादा है, यहाँ पे पास पास है वेग यहाँ पे कम है, वेग यहाँ पे कम हो जाएगी, तो इसका वेग बदल जाता है। और वेग के साथ साथ दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि कण दूर दूर है तो वेग यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कण पास पास है तो ये कण रोकेंगे तो वेग कम हो जाएगा। तो वेग अलग अलग है तो वेग बदल गई, और जब कण रोक रहे हैं तो इसकी दिशा बदल गई है। तो दो चीजें अपवर्तन में, दो चीज आप कहेंगे क्या? कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, लिखना आपको क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंचती है तो उसका वेग तथा दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस बात को हम नोट करेंगे।
आइए हम आगे बात करते हैं। आगे हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कण दूर दूर है तो प्रकाश की चाल तेज है, वेग तेज है। यहाँ पे कण पास पास है तो प्रकाश की चाल धीमी हो गई है, प्रकाश का वेग कम हो गया है। तो प्रकाश का वेग और दिशा दोनों बदल जा रही है दूसरे माध्यम में। यहां पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, यहां पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको देखना है आगे अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, तो अपवर्तन के हम दो नियम देख लेते हैं पहले। आइए बात करते हैं दो नियम। पॉइंट है अपवर्तन के दो नियम। अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम हम बात कर देख लेते हैं। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन है? तो पहला नियम आप देखेंगे, ये आपके पास है अपवर्तक पृष्ठ, इसको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये पहला माध्यम है, माध्यम नंबर 1, और ये दूसरा माध्यम है, माध्यम नंबर 2। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से आ रही होती है तो इसे हम कहेंगे आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जिस बिंदु पर ये गिर रही है इस बिंदु पर एक अविलंब खींचेंगे, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर एक अविलंब खींचते हैं, ये नॉर्मल खींचते हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मल खींचते हैं। ये हो गया नॉर्मल, अविलंब, इसे हम कहते हैं अविलंब, अविलंब, नॉर्मल। जिस बिंदु पर इंसिडेंट हो रही है, जिस बिंदु पर ये गिर रही है, इसी बिंदु पर एक नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, और ये जो किरण थोड़ा सा बेंड होकर निकल गई है इसे हम कह रहे हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम है, पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब, अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आई की ज्या, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आर की ज्या, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन याद रखिए एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए होगा, वेवलेंथ इनका सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। यानी एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए नियम नंबर 2 एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू नियतांक होता है। और इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये रहा अपवर्तन के दो नियम। इसमें खास बात यह है कि दो माध्यम होते हैं और दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव में चलेंगे। एक को हम सघन कहेंगे, एक को विरल कहेंगे। सघन और विरल क्या चीज है, इसको ध्यान से देखना है। मान लीजिए माध्यम एक में कण दूर दूर है, कण दूर दूर है, और माध्यम 2 में कण पास पास है। जिस माध्यम में कण दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में ठीक है कण पास पास होते हैं उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो माध्यम नंबर 1 विरल माध्यम होगा और माध्यम नंबर 2 सघन माध्यम होगा। ठीक है। मीडियम नंबर 1 जो होगा वह रेयर मीडियम है और मीडियम नंबर 2 जो है वह डेंसर मीडियम है। क्यों है? क्योंकि आप समझ चुके होंगे यहां पे कण दूर दूर हैं इसलिए ये रेयर मीडियम है, रेयर बोलेंगे मीडियम। यहाँ पे विरल माध्यम, और यहाँ पे कण पास पास हैं तो इसलिए हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, यहाँ पे सघन माध्यम बोल रहे हैं। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुकती है। यह अविलंब है, नॉर्मल है, इसी की तरफ झुकती है। अगर ये माध्यम पलट जाए, अगर ये माध्यम पलट जाए, सघन आगे चला जाए, विरल पीछे, मतलब अगर प्रकाश की किरण ऐसे होती कि विरल से सघन में आ रही होती तो ये अविलंब से दूर भागती किरण, ये जो अपवर्तित किरण है ये अविलंब से दूर भागेगी। ये अपवर्तित किरण जो है वह अविलंब से दूर भागेगी अगर ये विरल माध्यम हो जाए। अगर किरणें विरल माध्यम में आ रही हैं तो ये भागेगी दूर। क्योंकि किरणें यहाँ पे सघन माध्यम में है तो अविलंब की ओर झुकती है। तो प्रकाश की किरणें अगर विरल से सघन में हो तो अविलंब की ओर झुकेगी, और प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में हो, उल्टा हो जाए, तो यह अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब से दूर भागेगी। इस बात को नोट करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं। हम कह रहे थे दो केस यहां पे बनेंगे, नंबर 1 केस और नंबर 2, दो केसेस। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहां पहुंची? सघन में। और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से पहुंचे विरल में। इस कंडीशन में होगा क्या? यहां देखें आप, ये आपतित किरण हो गई, ये आपके पास है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया अविलंब, ये रहा अपवर्तित किरण, अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी। अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है इस माध्यम में। किस माध्यम में? सघन माध्यम में। यहां कंडीशन आप देखें, जब सघन से विरल में आए, यहां से उल्टा चल रहा है, या विरल से सघन में आ रही है। यहां पे आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। अगर हम विरल माध्यम को N1 कह दूं और सघन माध्यम को N2 कह दूं, दो माध्यम, तो N2 यहां पे ज्यादा है,
N1 से, ये N2 है क्या, अपवर्तनांक। N1 क्या है, अपवर्तनांक। यहां पर सघन माध्यम के कण पास पास होते हैं, क्योंकि सघन माध्यम है तो कण पास पास होंगे तो N2 ज्यादा होगा। विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं तो N1 कम होगा। कंफर्म, इतनी बातें कंफर्म है। और ये भी जान लीजिए आप, यहां पर वेग जो होगी, यहां पे जो वेग होगी मान लीजिए v1, और यहां पे वेग मान लीजिए v2। तो यहां पे विरल माध्यम है तो प्रकाश की किरणें तेज चलेंगी, यहाँ पे सघन माध्यम है तो कण रोकेंगे तो वेग कुछ कम हो जाएगा। तो v1 ज्यादा है, v2 कम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोक रहे हैं कण। तो यहां पर v1, ठीक है, v1 की स्पीड ज्यादा है जबकि v2 की स्पीड कम है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखते हैं, यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण हो गई, यह विलंब हो गया आपके पास। अब चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें चलेंगी तो अविलंब से दूर भागेंगी, तो अविलंब से सीधे ऐसे दूर निकल जाती है, अविलंब से दूर निकल जाती है। अब यहां पर आप जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। अगर यहां पे हम कहें N1 है और यहां पे ये माध्यम N2 है, दो माध्यम है, N1 सघन माध्यम है और N2 विरल माध्यम है, तो यहां पे N1 और N2 में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, क्योंकि सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं तो N1 ज्यादा होगा N2 से। दूसरी कहानी, वेग की बात कर ले, अगर इसको v1 कह दे और इसको v2 कह दे, तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई। अब चूंकि सघन माध्यम में तो वेग धीमी चल रही होगी प्रकाश की तेज, क्योंकि कण ज्यादा थे, और विरल माध्यम में कण दूर दूर हो गए तो तेज भागेगी, तो v2 ज्यादा हो जाएगा, v1 कम हो जाएगा। इन बात को भी याद रखना है। और भी रिलेशन आप ध्यान से देखेंगे, रिलेशन देखेंगे आप, ये आपको पता है कि साइन आई होता है और साइन आर, ये आई और आर है, आप एंगल से ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे साइन आई अपान जो साइन आर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है, ठीक है। यानी साइन आई, यहां से आप कह सकते हैं कि साइन आई जो है वह बड़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन आर से, यानी आई बड़ा होगा आर से, यानी एंगल यहां पे आई बड़ा है आर से, एंगल आर से। ये रिलेशन आप देखें ध्यान से, एंगल आई जो बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि अविलंब की ओर मुड़ेगी तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। यहां पे देखें आप ध्यान से, साइन आई अपान साइन आर की जो वैल्यू होती है वह, ठीक है, वह लेस देन 1 होती है, एक से छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास साइन आई अपान ये इज लेस देन साइन आर, यानी यहां से आप कह सकते हैं साइन एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, यानी एंगल आई छोटी है एंगल आर बड़ा है, एंगल आई छोटा एंगल आर बड़ा है, कभी विलंब से दूर भागेगी तो एंगल ज्यादा बनेगा, एंगल ज्यादा बनेगा, सिंपल तरीका है, एंगल ज्यादा बनेगा। एक केस आप ध्यान से देखेंगे, एक और केस आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट केस इसका ध्यान से देखेंगे। यदि कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल से ही इंसिडेंट हो रही है, यानी प्रकाश की किरण ऐसे ना ही आकर अविलंब से सीधे आ रही है, तो वह सीधे निकल जाएगी, वह कहीं नहीं मुड़ेगी और उसका वेग भी नहीं बदलेगा, उसका वेग भी नहीं बदलेगा, दिशा भी नहीं बदलेगी। इसके अगले वाले पृष्ठ में हम लेंगे, ठीक है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये आपके पास अपवर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। और आपतित किरण कुछ ऐसे चल रही है और यहां पर अविलंब खींचेंगे तो सीधा ऐसे ही खींचेंगे, अविलंब भी, ये आपतित किरण भी है अविलंब भी है, ये क्या है, आपतित किरण भी है, ठीक।
इंसिडेंट रे भी है और नॉर्मल भी इसी को कह रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल भी इसी को कह रहे हैं, यानी अविलंब भी इसी को कह रहे हैं हम। तो यहां पर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ये मान लीजिए माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर अगर 2 में प्रवेश कर रही है, तो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण होगी वह सीधे निकल जाएगी, ये रहेगा अपवर्तित किरण, सीधे निकल जाएगी। इट मीन्स यहां पे एंगल आई भी होगा वह भी 0 होगा और एंगल आर भी होगा वह भी 0 होगा, यानी दोनों के दोनों 0 बनेंगे। उस कंडीशन में प्रकाश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश की दिशा सीधी है, यानी प्रकाश की जो चाल है वह नहीं बदल सकती है और दिशा भी नहीं बदलेगा, यानी प्रकाश की चाल और दिशा अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। दिशा और वेग, यहाँ पे वेग और दिशा दोनों के दोनों चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज, दोनों के दोनों बदल नहीं सकती है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अगला हम केस एक देखते हैं। पॉइंट है, आप अभी अभी पढ़ रहे थे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है? अभी अभी नियम नंबर हम 2 आपसे बात किए हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 है। इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, चूंकि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह ये होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां से आपके पास चाल भी बराबर हो जाएगा आपके पास माध्यम में प्रकाश की चाल c अपान n, c अपान n, c अपान n होगा। यहां से v इक्वल टू c अपान n। v क्या है? उस माध्यम में, उस मीडियम में प्रकाश की चाल है, और c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और n क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में इसकी चाल है। अब यहां से अगर हम यहां पे माध्यम रखें, थोड़ा सा देखिए, v1 मैं कह दूं अपान यहां पे n1 कह दूंगा, यानी पहला माध्यम में प्रकाश की चाल है और ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां से आप कह सकते हैं n1 हो जाएगा c अपान v1, n1 यहाँ पे v1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार आप कह सकते हैं n2 इक्वल टू c अपान v2। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम पुट करेंगे यहां पर, तो यहां से मिलेगा हमें साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 के जगह पे हम पुट करेंगे आपके पास c अपान v1, c अपान v2 और c अपान n1 के जगह पे v1, तो c से कैंसिल हो जाएगा, v1 अपान v2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास v1 अपान v2, ठीक है, v1 अपान v2 बन जाएगा। और ये होता है आपके पास लेमडा 1 अपान लेमडा 2, लेमडा 1 अपान लेमडा 2, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, थोड़ा सा यही से आपको समझा दे रहा है। तो चाल जैसे जैसे बढ़ेगी दूरी भी बढ़ेगी, तो दूरी क्या है यहाँ पे दूरी तरंगदैर्घ्य है और चाल क्या है? v है, तो v1 ऊपर है तो लेमडा 1 भी ऊपर जाएगा, ठीक। तो यहां से साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। बहुत सिंपल है, इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक। अभी इसके पहले भी हम आपको बताया है n2 और v2 आपस में, यानी n और v आपस में क्या है? अपोजिट का संबंध रखते हैं। यहां से भी आप देख सकते हैं जब v बढ़ेगा
तो n का मान कम हो जाएगा। जब n बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट के संबंध है, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v और n। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे n नीचे है तो v2 नीचे है, यहाँ पे n2 ऊपर है तो v1 ऊपर है। अपोजिट है, अपोजिट का संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।